हाय एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि Node.js इंटरनली काम कैसे करती है और ऐसा पढ़ेंगे ना कि आप लोग जिंदगी भर कभी इस चीज को भूल नहीं पाओगे। और इस पार्ट को लेके मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आपको लास्ट तक ये चीज समझ में ना आएगी Node.js काम कैसे करती है, बेशक से इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बट इस वीडियो को पूरा देखना। आई एम वेरी श्योर कि आपको चीजें समझ में आएंगी। और हाँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, सेम उसी तरीके से अगर आप लोग इंटरव्यू के अंदर चीजें बताओगे ना, तो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा, उसकी ना फटके चार हो जाएगी कि यार किसी के कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर कैसे हो सकते हैं कि एक छोटी से छोटी चीज भी बता पा रहा है। और आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखा था। तो इसके अंदर एप्पल 1 सबसे पहले प्रिंट होता है, एप्पल 3 उसके बाद प्रिंट होता है, सबसे लास्ट में प्रिंट होता है एप्पल 2। तो जो यहाँ पे सेट टाइम आउट है ना, ये इस एग्जीक्यूशन को ब्लॉक क्यों नहीं करता है, 2 सेकंड के लिए रोक के क्यों नहीं रखता, डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट क्यों होने दे देता है, इसके बारे में भी यहां पे आपको पता चलेगा। इसके पीछे भी एक Node.js का वर्किंग प्रोसेस रहता है। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा, उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैं यहाँ पे Node.js के 3 छोटे छोटे प्रोग्राम्स को रन करके देखूंगा, ताकि आपको छोटी छोटी चीज के बारे में भी पता हो। और हम लोग शुरू करते हैं इस इमेज से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक Node.js का छोटा सा प्रोग्राम है, और यहाँ पे आपको उसकी आउटपुट दिखेगी। और यहाँ पे 3 चीजें और भी हैं, कॉल स्टैक, नोड एपीआईज और इवेंट लूप। मोस्टली कॉल स्टैक काफी रहता है Node.js के कोड को रन करने के लिए, बट कभी कभी हमें नोड एपीआईज की और इवेंट लूप की भी जरूरत पड़ती है। किन केसेस में जरूरत पड़ेगी आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, जो ये नोड एपीआईज है ना, ये रेस्ट एपीआई नहीं है, ये वो वाली एपीआईज नहीं है जो आप लोग बैकएंड के अंदर बनाते हो और रिएक्ट, एंगुलर वगैरह के अंदर कनेक्ट कर लेते हो। ये एपीआईज है Node.js के इंटरनल फीचर्स, इंटरनल फंक्शनैलिटीज, जो कि जावास्क्रिप्ट से अलग रहती है। ये चीज हमें पता है ना कि Node.js इंटरनली जावास्क्रिप्ट को रन करता है, ठीक है, ये चीज तो पता है। बट बहुत सारे Node.js के अलग से भी फीचर रहते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप लोग एक प्रोग्राम को रन करोगे तो एक मेन फंक्शन होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, और वो कहां पे आ जाएगा, कॉल स्टैक में। सो कॉल स्टैक बेसिकली क्या करता है, जितने भी आपके प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस होते हैं उनको यहां पे रजिस्टर करता है, और उसके बाद में उसकी एग्जीक्यूशन होनी शुरू होती है। स्टैक क्यों बोलते हैं, जो फंक्शन सबसे ऊपर रहेगा, सबसे बाद में यहां पे आएगा, वो सबसे पहले कॉल होगा, और जो सबसे लास्ट में रहेगा वो सबसे बाद में कॉल होगा यहां पे। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, उसके बाद में फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 6, इस तरीके से आ गए। तो ऊपर वाला फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो सबसे नीचे वाला फंक्शन है वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। एक स्टैक के जैसे काम करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक क्या होता है, कि जो सबसे बाद में आता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसी तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉल स्टैक। सो बेसिकली कॉल स्टैक के अंदर हमारे सारे के सारे फंक्शंस रजिस्टर होते हैं जो आपके प्रोग्राम के अंदर होंगे। तो सबसे पहले एक मेन फंक्शन होता है, वो रजिस्टर होगा। नाउ आप बोलोगे यार मेन फंक्शन हमने तो कभी देखा है नहीं। देखो, Node.js सबसे पहले मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, इस तरीके से काम करता है कि ये माना जाता है कि जो भी आप लोग कोड रन कर रहे हो ना, वो मेन फंक्शन के अंदर ही है। तो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन रन होगा, जो कि Node.js इंटरनली रन करती है, आपको कहीं पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है बेसिकली। देन उसके बाद में आपका लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूशन होना शुरू होता है। अगर आपने कभी सी पे ऊपर काम करा ना, तो आपने देखा होगा मेन फंक्शन में बनाना पड़ता था, देन उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होती थी। जब तक हमारे पास मेन फंक्शन होता ही नहीं था ना, तब तक हम लोग एग्जीक्यूशन शुरू ही नहीं कर पाते थे, राइट। इसी तरीके से Node.js मेन फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल कर देती है, मैन्युअली उसको कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, और ये चीज भी आपको पता होगी कि Node.js ना जावास्क्रिप्ट, सी और सी प्लस प्लस मिलकर बनी हुई है। सो मेन फंक्शन यहां पे भी आपका होता ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही कॉल स्टैक में आपका मेन फंक्शन रजिस्टर हुआ, उसके बाद में आपकी एग्जीक्यूशन होना यहां से शुरू होगी। इसको कांस्टेंट x मिला, उसके अंदर कुछ बना दिया, x असाइन कर दिया। देन कांस्टेंट y मिला, उसके अंदर x+2 कर दिया। तो जो ये 2 लाइन है ना, ये यहाँ पे रजिस्टर नहीं होने वाली, बिकॉज ये नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, डिक्लेरेशन वगैरह है, यहाँ पे फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 5 के ऊपर इसको एक नया फंक्शन मिल गया console.log करके, और जैसे ही एग्जीक्यूशन आपकी इस लाइन के ऊपर आएगी, ये वाला फंक्शन भी आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे रजिस्टर हुआ,
आगे कुछ भी कोड है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन आपकी खत्म हो जाएगी। देन आपको लो का console.log का आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, और जैसे ही ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर्ली, इसका आउटपुट मिल गया, उसके बाद में ये कॉल स्टैक से आउट हो जाएगा, देन मेन बच जाएगा। अब सारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई फंक्शन भी नहीं है, तो मेन फंक्शन भी यहां से खाली हो जाएगा और आपका प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट हो गए, कंप्लीट आउटपुट दे चुका है। ये एक बेसिक प्रोसेसिंग होती है। नाउ इसके बाद में एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लेते हैं। यहां पे एक फंक्शन है लिस्ट लोकेशन करके, ठीक है, ये एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग नहीं हो रही है, तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन था वो रजिस्टर हुआ, उसके बाद में इसने देखा कि एक फंक्शन बना दिया गया है, उसके बाद में एक कांस्टेंट ले लिया गया है जिसके अंदर 2 एरे हैं। देन लाइन नंबर 9 के ऊपर एक फंक्शन कॉलिंग हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पे इसको रजिस्टर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन यहाँ पे रजिस्टर हुआ, फिर लाइन नंबर 9 से जो लिस्ट लोकेशन है ये कॉल हुआ, तो ये यहाँ पे रजिस्टर हो गया। अब ये फंक्शन कहाँ पे है, लाइन नंबर 1 पे। इसके अंदर क्या देखा गया कि इसके अंदर एक फॉर ईच फंक्शन है, तो यहाँ पे ये रजिस्टर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, एक एरो फंक्शन के साथ एनोनिमस फंक्शन है, जिसको एनोनिमस फंक्शन भी बोल देते हैं, एरो फंक्शन भी बोल देते हैं, वो यहाँ पे रजिस्टर हो गया, और उसके अंदर एक console.log है, ये रजिस्टर हो गया। सो देखो, जो ये फॉर ईच है ना, ये 2 बार चलेगा, हमें पता है। एक बार तो फिली के लिए, एक बार के लिए NYC के लिए, बिकॉज ये एरे है और यहाँ पे फॉर ईच एरे के हिसाब से रन करता है, ठीक है। तो जब पहली बार चला ना एनोनिमस फंक्शन, तो इसके अंदर पास हुआ फिली, और console.log के अंदर क्या गया, फिली गया, तो यहाँ पे फिली आउटपुट आ चुका है। और जैसे ही फॉर ईच लूप की एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, तो console.log और एनोनिमस फंक्शन ये दोनों इससे बाहर हो चुके हैं। देन उसके बाद में क्या होगा, अब जो सेकंड एरे का एलिमेंट है इसके लिए एग्जीक्यूशन चलेगी, तो एनोनिमस फंक्शन के अंदर क्या आ गया, NYC इस तरीके से, और देन उसके लिए कंसोल भी चल गया। तो यहाँ पे पहले फिली एग्जीक्यूट हो ही चुका था, अब यहाँ पे NYC भी आ गया, ठीक है। देन इसके बाद में क्या होगा, एक एक करके फंक्शंस हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, और लास्ट में आपका जो कॉल स्टैक है वो खाली हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से बेसिकली चीजें काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, यहाँ तो कॉल स्टैक का यूज हो रहा है, नोड एपीआई का, इवेंट लूप का, यहाँ इसका यूज कहाँ पे है? इसका यूज अभी आएगा, जब हमारे पास एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नोड से रिलेटेड हैं। जो ये सेट टाइम आउट होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी नहीं है, ये नोड की फंक्शनैलिटी है। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने सेट टाइम आउट ब्राउजर के साथ भी यूज करके देखा हुआ है, जब हम लोग डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर रन करके देखते थे जावास्क्रिप्ट को। देखो, जावास्क्रिप्ट के पास सेट टाइम आउट नहीं होता। जब आप उसको ब्राउजर के ऊपर रन करते हो क्लाइंट साइड के ऊपर, तो ब्राउजर की एक सेट टाइम आउट वाली एपीआई होती है, वो एग्जीक्यूट होती है। और जब आप जावास्क्रिप्ट को नोड के साथ रन करते हो, तो नोड के अंदर भी एक सेम, बिकॉज V8 इंजन ब्राउजर में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। सो यहाँ पे आपके पास एक सेट टाइम आउट फंक्शनैलिटी होती है, एपीआई होती है, वो कॉल होती है, ठीक है। जब ये चीजें आती है ना, तब आपकी एग्जीक्यूशन जाती है नोड एपीआईज में। अभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब भी हमारा प्रोग्राम रन होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले मेन फंक्शन था, वो रजिस्टर हो गया, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में console.log, यहाँ पे फंक्शन कॉल ही हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बन नहीं रहा, कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को रजिस्टर कर दिया गया। देन इसके बाद में क्या आया, यहाँ पे स्टार्टिंग अप, इसका आउटपुट मिल गया और ये फंक्शन यहाँ से बाहर चला गया। अब आती है एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 3 के ऊपर, और यहाँ पे है सेट टाइम आउट। जैसा मैंने आपको बताया, सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी नहीं है, ये Node.js के एक इंटरनल एपीआई है, Node.js का एक फीचर है। तो जैसे ही इसके ऊपर एग्जीक्यूशन आई ना, तो ये भाग के रजिस्टर हो गई नोड एपीआईज के अंदर यहाँ पे। और अब इसने बोला कि भाई जो नॉर्मल कॉल स्टैक है ना, वो चलता रहेगा, नोड की एक एपीआई थी सेट टाइम आउट करके, इसको सबसे बाद में कॉल करा जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हुआ। उसके बाद में जब एग्जीक्यूशन पहुंची लाइन नंबर 7 के ऊपर, तो यहाँ पे एक और सेट टाइम आउट मिल गया, और वो भी यहाँ पे आके रजिस्टर हो गया, बिकॉज वो किसका फीचर है, नोड एपीआई का फीचर है, जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है। अब ये दोनों यहाँ पे चीजें चली गई। नाउ जो सेकंड वाला सेट टाइम आउट है ना, इसके अंदर जो टाइमिंग है वो तो 0 है, राइट। तो जो पहले वाला सेट टाइम आउट था, इसके अंदर तो 2 सेकंड का प्रोसेसिंग टाइम लगना ही लगना था, बट सेकंड वाले में तो टाइम लगना ही नहीं था ना, तो ये भाग के कहां पे आ गया, इवेंट लूप के अंदर। सो नोड एपीआईज जो प्रोसेसिंग में चल रही होती हैं बैकग्राउंड में, उनको यहां पे कलेक्ट करके रखता है, और इवेंट लूप क्या रखता है कि जो प्रोसेस, जो फंक्शनैलिटीज रेडी हो चुकी हैं, नोड एपीआई से आ चुकी हैं, उनको रेडी रखना कॉल स्टैक में डालने के लिए, ठीक है। बट कॉल स्टैक में वो चीजें कब डलेंगी, जब जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पे जो 0 सेट टाइम आउट वाला फंक्शन था, वो यहाँ पे आगे रुक गया है, बिकॉज इसके टाइमिंग तो पूरी हो चुकी है, बट वो वेट कर रहा है कि कॉल स्टैक कब खाली होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम पे क्या होता है,
अब एक और फंक्शन बाकी है, बिकॉज अभी ये खाली नहीं हुआ ना, मेन है इसके अंदर, और अभी मेन के अंदर जब एग्जीक्यूशन आगे बढ़ी तो यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग फिर आ गया फिनिश वाला, देन यहाँ पे फिनिश अप ये वाला भी कंसोल डॉट लॉग चल चुका है। देन इसके बाद में क्या हुआ, जो कंसोल डॉट लॉग और मेन ये कॉल स्टैक से बाहर आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पे जो हमारा कॉल बैक फंक्शन था ये वाला जीरो वाला ये चलेगा पहले, बिकॉज इसके अंदर 2 सेकंड का टाइम था ना अभी, तो ये चला, तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 0 सेकंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसके बाद में हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है वो भी बाहर निकल गया। देन उसके बाद में जैसे ही जो 2 सेकंड कंप्लीट होंगे, ये जो प्रोसेस है वो आएगा यहाँ पे इवेंट लूप में, इवेंट लूप चेक करेगा कि क्या अभी भी कुछ कॉल स्टैक में बाकी है, कुछ भी कॉल स्टैक में बाकी नहीं है, देन इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 2 सेकंड वाले है उसको प्रिंट कर देगा, एंड देन जो कॉल बैक है ये भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, क्या हुआ, पहले ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला जो सेट टाइम आउट है ना ये रजिस्टर हो गया जाके यहाँ पे नोड एपीआईज के अंदर, और इसने वेट करा कि भाई जब तक नॉर्मल हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा तब तक या तो ये यहाँ पे वेट करेगा, अगर इसका टाइम पूरा हो चुका है तो फिर यहाँ पे वेट करेगा, और जैसे हमारा नॉर्मल प्रोग्राम पूरा हो चुका होता है उसके बाद में यहाँ पे आके चीजें रजिस्टर होती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है वो काम करती है। जब बात आती है एपीआईज की और सेट टाइम आउट के साथ हमारे पास सेट टाइम इंटरवल भी होता है, ऐसी चीजें होती हैं, तो यहाँ पे नोड एपीआईज का फीचर होती है, देन इस तरीके से वो वेट करती हैं, और जैसे हमारा कॉल स्टैक खाली होता है तो यहाँ पे आके चल लेती हैं। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, कॉल स्टैक और यहाँ पे कॉल बैक क्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कॉल स्टैक का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा स्टैक बनता जाएगा, एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक, और जो सबसे ऊपर रहेगा उसकी एग्जीक्यूशन जाएगी सबसे पहले, जो सबसे नीचे रहेगा उसकी एग्जीक्यूशन जाएगी सबसे बाद में। ठीक है, तो कॉल स्टैक इस तरीके से काम करेगा, जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। अब जो यहाँ पे कॉल बैक क्यू है ये बेसिकली क्या करेगा, एक फंक्शन आया इस तरीके से उसने वेट कराया, उसके बाद जो पीछे उसका फंक्शन है ना उसको वेट करवाएगा, तो जैसे ही आपका ये वाला फंक्शन निकल गया उसके बाद दूसरे वाला चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू के अंदर क्या चलेगा कि जो पहले आया उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा, जो सेकंड में आया उसका एग्जीक्यूशन सेकंड में होगा, जो सबसे लास्ट में आया उसका एग्जीक्यूशन सबसे लास्ट में चलेगा। कॉल स्टैक में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आया उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नोड.जेएस इंटरनली काम करता है। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।